नमस्कार, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, बिग कैश स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सबसे पहले बताते हैं आपको कि खबर बड़ी है में आज हम किन खबरों पर बात करने जा रहे हैं। भारत ने चीन पर एक बार फिर कैसे डिजिटल स्ट्राइक की है और 43 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी निधि। बिल्कुल श्वेता, और दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको बताएंगे, चीन और पाकिस्तान घबरा रहे हैं क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण कर लिया है। बिल्कुल, और इसके अलावा निधि बात करेंगे दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में किस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया है। और चौथी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कैसे चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु के तटों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। लव जिहाद पर सबसे बड़ी खबर है। यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश पारित हो चुका है। यूपी कैबिनेट ने पास किया है इस अध्यादेश को। जो इंतजार लंबे अरसे से हो रहा था, लव जिहाद करने वाले अब जेल जाएंगे और ये अध्यादेश में कई तरह के प्रावधान हैं। लव जिहाद पर योगी का हंटर चल गया है। योगी सरकार ने कानून का ऐलान कर दिया है। लव जिहाद पर ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश से सबसे पहले देखने को मिला। लव जिहाद पर यह अध्यादेश, लव जिहादी जाएंगे जेल, ये इस वक्त की खबर बड़ी है। और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया गया है। योगी सरकार ने अध्यादेश पारित कर दिया है। तो अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी। जो अब कानून बनेगा उसके तहत जो प्रावधान होंगे वो हम बता रहे हैं। तो कई थे, कैबिनेट की बैठक जब होती है तो उसमें बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण राज्य के विकास की दृष्टि से भी हुए। लेकिन एक जो उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं ऐसी होती रही हैं जो नाम बदल करके, स्थान बदल करके, धर्म बदल करके, शादी का एक तरह से प्रलोभन दे करके, धमकी दे करके, इस तरह की तमाम घटनाएं जो प्रदेश में होती थी और बाद में उस शादी करने वाले व्यक्ति का पता चलता था कि वो नाम कुछ और था, धर्म उसका कुछ और था। जब लड़की जिसके साथ उसने शादी किया उसने इस बात को नहीं माना तो उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसी हुई है। मेरठ में तो हत्या तक करने के समाचार आए थे। तो सरकार के लिए कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने अभी ये तय किया है कि जो यह पूरा आज का अधिनियम यह जो आ रहा है, उस अधिनियम के आधार पर जो सजा का प्राविधान है वो 10 वर्ष तक का किया गया। सर, तो ये क्या आज कैबिनेट में पास हो गया है या आने वाले दिनों में कैसे ये कानून के रूप में कैसे कैबिनेट में पास हो गया तब अध्यादेश अब जारी होगा और उसके बाद सदन में आएगा, उस पर बहस होगी, फिर एकदम विधिवत कानून का रूप लेगा। आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, का अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब इंतजार होगा कि कानून की शक्ल कब लेता है। लेकिन इसके प्रावधानों पर जरूर आप बताइए कि क्या कुछ इसके प्रावधान रहेंगे। बताया जा रहा है 10 साल तक की सजा हो सकती है। देखिए, जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर के जो अध्यादेश आया है, इसमें 4 अलग अलग चीज़ें हैं, जो 4 अलग अलग प्रावधान है। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सामान्य रूप से अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसमें अगर ये देखने में आ रहा है कि उसने गलत चीज़ें या गलत जानकारी दे करके जो धर्मांतरण है वो किया गया है, तो 1 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि जो आर्थिक जुर्माना है वो 15,000 का रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने में आया है कि अगर कोई आवश्यक महिला है या अनुसूचित जाति जनजाति की है तो उसमें 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। और वहीं जुर्माने की जो राशि है वो 25,000 रुपये रखी गई है। और वहीं तीसरी तरफ उसमें यह भी है कि अगर कोई सामूहिक धर्मांतरण हो रहा है या एक साथ कहीं कि एक साथ ढेर सारे लोगों का विवेक, ये कहा गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि हम कानून बनाएंगे और उसकी तरफ जो अमली जामा है इस कानून को पहनाने के लिए वो खो चुका है। अब आपको लगता है कि दरअसल एक जो कोशिश है कि इस तरीके के मामले रुके, कानून के डर के तहत अब इस तरीके के मामले रुकेंगे?
जब बिल्कुल निश्चित तौर पे इस तरीके के मामले कानून के डर से जरूर रुकेंगे, क्योंकि जो सजा के जो प्रावधान है उसमें 1 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है और कठोर सजा है। हालांकि जो दूसरा उसमें ऑप्शन भी दिया गया, अगर आपको धर्मांतरण कराना है तो उसकी भी एक विधि, जो एक तरीका है वो दिया गया है, और उसमें ये कहा गया कि अगर आपको धर्मांतरण करना है तो आप जिला मजिस्ट्रेट के सामने 2 महीने पहले, जब आपको धर्मांतरण करना है उसके 2 महीने पहले आपको सूचना देनी होगी, और तब आप आसानी से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा का बिल्कुल प्रावधान बड़ी बात है आपने है, 10,000 बताई। रुपए इस जुर्माने लगाने कानून में क्या कुछ प्रावधान है ये बताया आपने विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, अपने कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी दे दी, अब इंतजार इसके कानून बनने का है। आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना की कर लेते हैं। देश में कोरोना एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने दी। 9 महीने बाद देश में कोरोना एक बार फिर कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इस महामारी को लेकर लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना जैसी चीजें सामने आ रही हैं। नतीजा, कोरोना दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यूपी से लेकर एमपी तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक हर सूबे में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। साथ ही सामने आकर बढ़ते कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। चीन के वुहान से निकला मौत का वायरस पूरी दुनिया में काल बनकर टूट पड़ा है। अमेरिका, यूरोप में लाखों जिंदगियां कोरोना की भेंट चढ़ गई हैं। एक तरफ लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड की कमी ने लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कुछ लोग अब भी नियमों को मान नहीं रहे। पीएम मोदी ने ऐसे लोगों को समझाते हुए कहा कि भारत में रिकवरी रेट अच्छा है, बावजूद इसके उनकी लापरवाही से उनके परिवार पर संकट आ सकता है। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। देश में कोरोना के अब तक करीब 91 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पीएम ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही न बरतने की अपील की। पीएम ने कहा, कुछ लोगों ने सावधानी बरतना छोड़ दिया है, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। वैक्सीन आने तक किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना है। सरकार देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाएगी, लेकिन कोरोना की दवाई कब आएगी, डोज कितना होगा, ये सब जानकारी सिर्फ वैज्ञानिकों के पास है। मतलब साफ था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है।
सर्दी के आगाज के साथ कोरोना के खतरे ने एक बार फिर लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। वैक्सीन के इंतजार में बैठी जनता कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर परेशान है। ऐसे में पीएम मोदी का संदेश 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी लोगों को निश्चित तौर पर जागरूक करेगा, क्योंकि जब परिवार सुरक्षित रहेगा तभी तो देश सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दूसरे के लिए कानून बनाना लेकिन खुद पालन नहीं करना, दिल्ली सरकार के बड़े नेताओं के बारे में यही कहा जा सकता है। दिल्ली सरकार आम जनता पर मास्क ना पहनने पर 2000 का जुर्माना लगाती है, लेकिन जब बारी खुद की आती है, खुद के डिप्टी सीएम की आती है, मनीष सिसोदिया की आती है, तो वो बिना मास्क पहने नजर आते हैं। सवाल यह है, क्या इन पर भी जुर्माना लगेगा? ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। जरा देखिए कैसे मजे से पोज देकर फोटो खिंचवा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मास्क का नामो निशान नहीं। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की ये तस्वीरें एक सगाई समारोह की हैं, जिसका आयोजन पूर्वी दिल्ली के सुख विहार कम्युनिटी सेंटर में हुआ था। ये इलाका दिल्ली में आता है, जहां सरकार ने मास्क न पहनने पर 2000 का जुर्माना लगा रखा है, लेकिन खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बिना मास्क के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर जंग चल रही है, लोगों से लगातार नियमों के पालन की अपील की जा रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया खुद बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तस्वीर को बीजेपी दिल्ली ने भी ट्वीट किया है और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। सीएम साहब, ये आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और ये कल की तस्वीर है। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन इनका चालान नहीं कटेगा, क्योंकि आप और आपके नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। चालान केवल जनता भरेगी और आप उस पैसे से विज्ञापन देंगे। डिप्टी सीएम बिना मास्क के कानून तोड़ते हैं, वहीं सीएम केजरीवाल पैर पसारते कोरोना के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। जहां दिल्ली सरकार ने लोगों पे मास्क ना लगाने पे 2000 का जुर्माना लगाया है, वहीं हमारे डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी किसी समारोह में बिना मास्क के पहुंच जाते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मास्क लगाना उनके लिए भी जरूरी है? अब सवाल ये है कि क्या मनीष सिसोदिया पर भी जुर्माना लगेगा या नहीं। इस बीच दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक की हैं। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जो बाज़ारों में भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि दिवाली के समय हमने देखा था कि बहुत तादाद में जो भीड़ थी वो मार्केटों में नज़र आ रही थी। अब दिवाली बीत चुकी है, त्यौहार थे जो काफ़ी निकल चुके हैं। बावजूद इसके किस तरीके से मार्केटों में जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुरानी दिल्ली में कपड़ों समेत दूसरे सामान की थोक बाजार हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि बाजार बंद करना कोई उपाय नहीं है। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक चांदनी चौक का इलाका है और यहाँ पर अलग अलग सामानों की अलग अलग थोक मार्केट है। ऐसे ही ये कंबल मार्केट है, क्लॉथ मार्केट का जो हिस्सा है। और यहाँ पर क्योंकि ठंड का महीना चल रहा है और इस वक्त सबसे ज्यादा आमद रफ्त इसी मार्केट में होती है। और अगर आप देखें तो आपको लगातार लोग यहाँ पर आते हुए जाते दिख रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए यहाँ पर आने वाले सभी जो सामान लेकर आ रहे हैं या कोई भी अन्य चीज, उनको जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। आने जाने वाले लोगों का जो है टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक एहतियात बरतना ही एकमात्र उपाय है। मास्क से बड़ा कोई बचाव नहीं। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही बिना मास्क के समारोह में पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज की एक और खबर बड़ी है। महाराष्ट्र के ठाणे से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर और दफ्तर समेत 10 ठिकानों पर ईडी ने आज छापा मारा।
तो प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग सरनाईक को हिरासत में लेने के बाद महाराष्ट्र में महाआघाड़ी में दरार पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में शामिल शिव सैनिकों पर कार्रवाई को जायज ठहराया है। महाआघाड़ी में फूट। कांग्रेस ने शिवसेना को भ्रष्ट बताया। शिवसेना के नेताओं ने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतनी अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति जमा की है कि कहीं ना कोई तो उसकी जांच करे। ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस हमलावर। ईडी के शिकंजे में शिवसेना विधायक। महाराष्ट्र में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। सत्ताधारी दल के विधायक हों या कोई और, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी फुल एक्शन में है। आज सुबह सुबह ईडी ने ठाणे के ओवला मजीवाड़ा से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर और दफ्तर पर छापे मारे। प्रताप सरनाईक के मुंबई और ठाणे के 10 ठिकानों पर मारे गए छापे में ईडी के कई अहम दस्तावेज हाथ लगे, जिसके बाद ईडी ने प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग सरनाईक को अपने शिकंजे में ले लिया। उस गेट पर मौजूद है जहां पर से बस सबसे कुछ ही क्षणों पहले विहांग सरनाईक को हिरासत में ले जाया गया है। आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, ये बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें हैं। अभी भी सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद है और ईडी की टीम अभी भी अंदर मौजूद है। अभी भी ईडी की टीम हर दस्तावेज को खंगाल कर देख रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। तस्वीरें दिखाऊंगा पहले आपको इस घर के अंदर की। इस सोसाइटी के अंदर ईडी की टीम मौजूद है। यहीं ठीक सामने वाली बिल्डिंग के 8वें माले पर पूर्वेश सरनाईक रहते हैं। विहांग सरनाईक को उनके घर से पूछताछ के लिए लेकर आने के बाद ईडी की टीम सीधे पूर्वेश सरनाईक के घर पहुंची और यहां बिल्डिंग के अंदर भी ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। और यहां पर पूर्वेश सरनाईक, जो कि विहांग सरनाईक का छोटा भाई है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनी टॉप्स ग्रुप पर हवाला में शामिल होने के सबूत हैं, जिसके बाद ईडी टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर और इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई से शिवसेना सख्ते में है। जिस तरह से उनके ऊपर ईडी ने आज रेड डाली है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में एजेंसी का मिसयूज करके अगर कोई ये चाहता है कि सरकार बना ले, तो मुझे लगता है मूर्ख है। शिवसेना अपने विधायक के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए इसे सियासी रंग देने में लगी है, लेकिन महाआघाड़ी में शामिल कांग्रेस शिवसेना की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस ने दो टूक कहा है कि शिवसेना के तमाम नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि शिवसेना के नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में, पिछले एक दो दशकों में उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतनी अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति जमा की है कि कहीं ना कोई तो उसकी जांच करेगा। सवाल यह भी कि आखिर शिवसेना ईडी की कार्रवाई का विरोध क्यों कर रही है और इसे राजनीति से क्यों जोड़ रही है? क्या किसी भ्रष्टाचारी को केवल इसलिए गिरफ्तार न किया जाए क्योंकि वो किसी दल का विधायक है? अगर विधायक पाक साफ होगा तो अदालत खुद उसे बरी कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त शाजिया सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है सरनाईक के घर से और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनंत भी जुड़े हुए हैं। शाजिया, ये बताइए कि आज पूरे दिन किस तरह से ईडी की कार्रवाई देखने को मिली और अभी क्या अपडेट? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो विहांग सरनाईक को हिरासत में लिया ईडी ने। उसके बाद से पूर्वेश सरनाईक के घर लेके आई, जो कि उनके छोटे भाई है। अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। करीब 12 से 1 बजे का वक्त था जब विहांग सरनाईक को यहाँ पर लाया गया। उसके बाद से ईडी उनको अंदर लेके गई पूर्वेश के घर के अंदर। कई घंटों तक ईडी यहाँ पर रुकी रही, दस्तावेजों को जांचा और खंगाला गया। उसके बाद से कुछ घंटों बाद हमने देखा किस तरीके से ईडी ऑफिशियल्स विहांग सरनाईक को बाहर लाए। उनके हाथ में एक बैग था। कुछ देर बाद कुछ और ऑफिशियल्स बाहर निकले और उनके हाथ में कुछ और डिजिटल एविडेंस
एविडेंस थे, जिसमें प्रिंटर था, जिसमें लैपटॉप था। आप समझ सकते हैं कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस वक्त कितनी ज्यादा सख्त है। और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि अभी भी लगातार विहंग सरनाइक से ईडी के ऑफिस में पूछताछ जारी है। बिल्कुल शाजिया, कई इलीगल ट्रांजैक्शंस के बारे में प्रवर्तन निदेशालय को पता लगा है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के एक एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। अनंत के पास चलते हैं। अनंत, इस पूरे मामले पर महाअघाड़ी सरकार में भी फूट है। संजय निरुपम तो ये तक कह दिया उन्होंने कि सारे जो शिव सैनिक हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। अनंत आवाज मिल रही है आपको? दो तरफ जब जैसे ही जांच शुरू हुई थी वैसे ही स्वाभाविक हो गया था कि महाराष्ट्र की राजनीतिक हलकों में गर्मी बढ़ने वाली है। जैसे ईडी की छापेमारी शुरू हुई और जैसे ही विहांग को प्रवेश घर लेके जाया गया, वैसे ही संजय राउत का बयान आता है कि दिल्ली से प्रेशर हो रहा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन संजय निरुपम जैसे ही इस पूरे एपिसोड में आते हैं, कहानी बिल्कुल पलट जाती है। संजय निरुपम जो कि इस वक्त कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के इस वक्त सरकार में साथी भी है, संजय निरुपम कहते हैं कि शिवसेना के ऐसे कई नेता हैं, ऐसे कई विधायक हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं। अपने आप में बड़ा बयान है, क्योंकि एक जो तीन पार्टियां मिलकर के इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार चला रही हैं, उन्हीं में से एक पार्टी के अंग रहे संजय निरुपम ये साफ कह देते हैं कि शिवसेना के कई और लोगों पर ऐसा आरोप हो सकता है। तो जो संजय राउत ने बात कही, उसकी काट इस बात को समझा जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो 10 अलग अलग टॉप सिक्योरिटीज के ऑफिस में छापेमारी की गई, उनसे जो दस्तावेज बरामद किए गए और साथ ही साथ विहांग के जो एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, उसके बीच में ट्रांजैक्शन को बताया जा रहा है कि हवाला के जरिए पैसा ट्रांसफर किया गया। एक स्पेकुलेटिव फिगर बताई जा रही है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए तक का ये पूरा ट्रांजैक्शन हो सकता है, जिसके ऊपर ईडी की निगाह है। पूछताछ लगातार चल रही है। विहांग इस वक्त अनंत, ये बहुत बड़ा एक्शन है, लेकिन अब अगला कदम ईडी का क्या हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि विहांग से बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली होंगी जिस पर अब ईडी आगे एक्शन लेगी। शाजिया, अगला कदम क्या हो सकता है, कुछ अगर इंफॉर्मेशन हो? देखिए, आगे पूछताछ कड़ाई से जारी रहेगी। श्वेता, अब तक की जानकारी के अनुसार मैं आपसे साझा कर रही हूं, क्योंकि हम दिन भर देखा हमने कि किस तरीके से एविडेंस तो इकट्ठा किए ही गए, लेकिन एक लंबी पूछताछ, आप समझिए कि अभी तक रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक पूछताछ हो रही है और आगे हमें वक्त का कुछ नहीं पता कि कितने घंटों और पूछताछ चलनी है। जैसा कि आप खुद भी कह रही थी कि एविडेंस तो लिए ही गए हैं, लेकिन पूछताछ इतनी ज्यादा लंबी, मतलब कि बड़े खुलासे, जाहिर तौर पर बड़े खुलासे हो सकते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना इस खबर के बाद से तय माना जा रहा है। हमने देखा दिन भर किस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई, एक भूचाल उठा रहा और आगे भी हम यही स्थिति देख सकते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो और खुद शिवसेना में भी इस तरह की स्थिति श्वेता बन सकती है। बिल्कुल, राजनीतिक भूचाल तो आ ही रहा है, क्योंकि महाअघाड़ी सरकार में जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो खुद ही सवाल उठा रहे हैं सरकार पर भी और शिव सैनिकों पर भी। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई ईडी कर रही है। 5 घंटे तक सरनायक के बेटे से पूछताछ हुई है। वो आगे भी ऐसा बताया जा रहा है कि और ज्यादा खंगालेगी इस मामले को। शुक्रिया शाजिया आपका, शुक्रिया अनंत आपका इस खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे। आप देख रहे हैं खबर बड़ी है और आज की एक और बड़ी खबर, मोदी सरकार ने एक बार फिर चीन पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। सरकार ने देश में इस्तेमाल हो रहे 43 और मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी है। तो सरकार ने यह कार्रवाई देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। एक और डिजिटल स्ट्राइक, चीन के 43 ऐप्स पर लगी पाबंदी। आईटी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। देश की सुरक्षा से कर रहे थे खिलवाड़। देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार फुल एक्शन में है। मोदी सरकार ने आज एक और बड़ा डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। सरकार ने आज चीन के 43 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। ये सभी ऐप्स भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। केंद्र सरकार ने ये कार्रवाई आईटी एक्ट के तहत की है। सरकार को ये जानकारी मिली थी कि ये चीनी ऐप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से इस पर रिपोर्ट मांगी और फिर इस रिपोर्ट के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है। ये जो ऐप्स है, चीनी ऐप्स है, ये साइबर वॉरफेयर में इनके प्यादे हैं, डिजिटल प्यादे हैं इनके। तो इन प्यादों को जब हम डिलीट, जब तक हम बैन नहीं कर देते,
तब तक ये हम पे डिजिटल जो साइबर वॉरफेयर के तहत छापेमारी करते रहेंगे या फिर हमसे डेटा चुराते रहेंगे। केंद्र सरकार ने जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई है, इनमें सबसे ज्यादा अलीबाबा समूह के हैं। इससे पहले चीनी मोबाइल कंपनियों के टिकटॉक और यूसी समेत कई ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई थी। इनमें 29 जून को 59 ऐप पर पाबंदी लगी थी, जबकि 2 सितंबर को 118 ऐप पर बंदिश लगाई गई थी। ये सभी चाइनीज ऐप्स थे। मोदी सरकार ने ये कदम तब उठाया था जब एलएसी पर चीन के साथ काफी गंभीर हालात थे। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी थे जो कि चाइना द्वारा चलाए जा रहे थे, मतलब उनको आर्थिक लाभ चाइना को पहुंच रहा था। तो ये सारे ऐप्स भी जो आज 42 बैन किए गए हैं, इसका पूर्ण तरह से जो मालिकाना हक या आर्थिक रूप से जो इसका जो एडवांटेज पहुंच रहा था वो चीन को पहुंच रहा था। दरअसल आरोप ये है कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप यूजर्स के डाटा चुराकर अवैध तरीके से भारत के बाहर मौजूद सर्वर को भेज रहे थे, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और श्वेता, अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जो चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बिल्कुल निधि, तो भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का एक और सफल परीक्षण कर लिया। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। ये ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है ब्रह्मोस, ये जब चलेगा तो पाकिस्तान के साथ चीन भी हिलेगा। मंगलवार को भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण किया। टेस्टिंग के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना वहां मौजूद एक दूसरे द्वीप पर था। मिसाइल ने सफलतापूर्वक लक्ष्य पर अपना निशाना साधा। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज अब 400 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत इस हफ्ते सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के कई लाइव परीक्षण करेगा। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते ब्रह्मोस मिसाइल के कई ऑपरेशन टेस्ट होने हैं। चीन के साथ सीमा पर तनाव के चलते इन टेस्ट से दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ये मिसाइल कितनी सटीकता से टारगेट पर निशाना साध सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत के रक्षा संस्थानों के साथ आने से बनी है। ब्रह्मोस शब्द ही भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी को मिलाकर बना है। ये जमीन, हवा और पानी कहीं से भी दुश्मन को तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज प्रणाली में मानी जाती है। हाल ही में डीआरडीओ ने मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक कर दिया है। पिछले महीने ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसने 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूदा लक्ष्य पर प्रहार करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तीनों सशस्त्र बलों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से बंगाल की खाड़ी में अपने टारगेट को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन के लिए सुखोई विमान ने पंजाब के हलवारा एयरबेस से उड़ान भरी थी। सुखोई विमान की दूरी तक पहुंच के कारण इसे हिंद महासागर क्षेत्र का शासक भी कहा जाता है। ये स्क्वाड्रन भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारत लगातार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसमें उसे सफलता भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक
जिसको लेकर के जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, या एक्सपेरिमेंट कहें जो एक परीक्षण किया गया, दरअसल लैंड अटैक के लिए किया गया, जो हमारी ताकत और हमारी क्षमता को बढ़ाता है और ये दिखाता है कि हर दिन हम किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। और हमारे दुश्मन भी थर थर कांपेंगे, क्योंकि ये जल थल नभ तीनों में सक्षम है और ये तीनों सेनाओं के पास पहुंच चुकी है, यानी तीनों मोर्चों पर ये सफल साबित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ ब्रह्मास्त्र के तौर पर इसका निशाना साधा जा सकेगा और ये जिसकी जो क्षमता बताई जा रही है वो 400 से अधिक बताई जा रही है, 400 से अधिक बताई जा रही है। और परीक्षण जो हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और एक दूसरे आपको बता दें कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड पर 450 किलोमीटर से ज़्यादा की क्षमता, जल थल नभ से हमले की ताकत रखती है ब्रह्मोस मिसाइल। और अब बात करते हैं पीओके की, जहां इमरान सरकार के खिलाफ विरोध की आग तेज होती नजर आ रही है। जहां गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार पर चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगे। ये आग इमरान सरकार के विरोध की आग है। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और वहां हर अत्याचार, हर धांधली करता है पाकिस्तान। लेकिन अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, वो आग की लपटों में सड़कों पर नजर आ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में कई इलाकों में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ताजा हिंसा गिलगित बाल्टिस्तान में चुनावों के दौरान कथित धांधली के खिलाफ शुरू हुई। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, जबकि ज्यादातर सीटों पर चुनाव जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की घोषणा की है। वहीं चुनावों के नतीजों को देश के दो मुख्य विपक्षी दलों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने स्वीकार नहीं किया है और सरकार पर चुनाव आयोग के साथ धांधली का आरोप लगाया है। चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ गिलगित में विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां चलाई। पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर रखा है। ये इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है। सरकार की नीतियों के खिलाफ यहाँ के लोगों में बेहद गुस्सा है, जो इस तरह के हिंसक प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात चक्रवाती तूफान की कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे निवार तूफान की आहट से तमिलनाडु और पुडुचेरी में दहशत का माहौल है। तो निवार के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट पर टकराने की आशंका है, जिसे लेकर एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान निवार अब और तेज हो गया है। तूफान आने से पहले ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। साइक्लोन का रूप ले चुके निवार के बुधवार दोपहर से शाम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने का अंदेशा है। कोरोना काल के बीच निवार तूफान की दहशत से दक्षिण में दहशत है। तेज रफ्तार हवाओं की आहट से प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की जा चुकी हैं। वहीं 18 टीमों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अस्थायी कैंपों में जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शुरुआत में हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो बढ़कर 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तूफान निवार के खतरे को देखते हुए बुधवार को तमिलनाडु में छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। तूफान निवार की वजह से ममल्लपुरम और कराईकल क्षेत्रों में भूस्खलन की भी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि निसर्ग के बाद आने वाले अगले चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी तबाही मचा सकता है,
जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। वहीं 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ 3 विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अब सभी की निगाहें कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर टकराने वाले निवार तूफान पर जाकर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।